Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. You are in the best of health and spirits. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इसका आगाज़ कैसे हुआ, एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है और इसके अलावा इसके प्रपोज्ड सॉल्यूशंस क्या हैं जो बताए जा रहे हैं। इसकी मुकम्मल तारीख़, इसका मुकम्मल जोग्राफिया, यरूशलेम क्या है, फ़लस्तीन क्या है, मस्जिद अक्सा क्या है, कुब्बतुस्सुखरा क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह इसराइल और पैलेस्टाइन से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जितने सवाल बन सकते हैं, थ्रू आउट आपको इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपने ये आधे पौने घंटे का लेक्चर जो है वो मुकम्मल तनदही के साथ सुन लिया तो इसराइल पैलेस्टाइन से जो भी आपका सवाल आएगा आप उसको ईज़िली एड्रेस कर सकेंगे, आपके इंटरव्यू के हवाले से, वन पेपर के हवाले से, और हत्ता कि आपके जो है वो सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से भी दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। चलें जी, हम मूव करते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जी ज़ायनिज़म का। अब ज़ायनिज़म एक्चुअली है क्या? Zionism is an ethno-cultural nationalist movement. Ethno-cultural nationalist movement क्या होती है? एथनो-कल्चरल बोलते हैं कि एक ही ग्रुप के लोग जो एक ट्रेडिशन के साथ, एक लैंग्वेज के साथ, एक हिस्ट्री के साथ, एक कल्चरल के साथ जुड़े हुए हों और वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दें। तो वो क्या जी? नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब ये है कि वो नेशन तो हो और वो नेशन मिल के एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करे कि वो अपनी एक अलहदा स्टेट बनाना चाहें। तो ये हमारे पास एथनो कल्चरल नेशनलिस्ट मूवमेंट होगी। जैसे हमारे पास एक एथनिक ग्रुप हमारे पास है पंजाबी कहें जी, हमने एक अलहदा जो है ना मुल्क बनाना है, तो उनकी एथनो कल्चरल नेशनलिस्ट मूवमेंट होगी। पश्तून कहें हमने अलहदा पश्तूनिस्तान बनाना है, तो उनकी एथनो कल्चरल नेशनलिस्ट मूवमेंट होगी। तो ये यहूदी थे, यहूदियों ने कहा जी हमारी ये एथनो कल्चरल नेशनलिस्ट मूवमेंट है कि हमने अकॉर्डिंग टू ज़ायनिज़म की आइडियोलॉजी के मुताबिक हमें एक अलहदा स्टेट बनानी है। तो ये ज़ायनिज़म का कॉन्सेप्ट है, कहते हैं हमारी यहूदी किताब के मुताबिक। लेट 19th सेंचुरी में ज़ायनिज़म का कॉन्सेप्ट आया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि इस्टेब्लिश किया जाए एक ज्यूइश होमलैंड को, एक यहूदी होमलैंड, यहूदी स्टेट बनाई जाए कॉलोनाइजेशन के ज़रिए, नौबादियाती निज़ाम के ज़रिए, और पैलेस्टाइन के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर एक ज्यूइश होमलैंड बनाना ज़ायनिज़म का बुनियादी तकाज़ा था। ज़ायनिज़म की तहरीक के मुताबिक फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों का एक होमलैंड बनाना था, एक होमलैंड स्टेट बनानी थी। ये ज़ायनिज़म का साफ सादा सा कॉन्सेप्ट है। अ रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू लैंड ऑफ इसराइल इन जुडाइज़म, उनकी यहूदी किताबों के मुताबिक इसराइल की ये ज़मीन है जो कि फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है, और सेंट्रल ज्यूइश हिस्ट्री के अंदर उनकी ये आइडियोलॉजी है। अब ज़ायनिस्ट वांटेड टू क्रिएट अ ज्यूइश स्टेट इन पैलेस्टाइन विद एज मच लैंड, एज मैनी ज्यूज़ एंड एज फ्यू पैलेस्टीनियन अरब्स एज पॉसिबल। अब ज़ायनिज़म के मुताबिक वो ये चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल हों ज्यूइश को इकट्ठा किया जाए, कहाँ पे? पैलेस्टीन की लैंड पे, और वो उसको इज़राइल की स्टेट बनाई जाए वहाँ पे, और पैलेस्टीनियन अरब्स को वहाँ पे कम से कम किया जाए, मतलब मैक्सिमम को निकाल दिया जाए। ऑल राइट, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर 6 मिलियन ज्यूज़ को जो है वो कत्ल कर दिया गया था, और इस इंसिडेंट को हम होलोकॉस्ट बोलते हैं। गेव एडेड अर्जेंसी टू डिमांड्स ऑफ अ सेफ हेवन। इस वजह से यहूदियों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। दूर दूर से सारे यूरोप के यहूदियों को, अफ्रीका के सारे यहूदियों को इन्होंने बुलाया कि अब हम लोग इस रुए ज़मीन के ऊपर सेफ़ नहीं हैं, इसलिए हमें इकट्ठा होना होगा और हमने एक मिल के एक सरज़मीन पे अपना मुल्क बनाना है, अपनी स्टेट बनानी है। ये ज़ायनिज़म का कॉन्सेप्ट था, और ये 6 मिलियन ज्यूज़ की कुर्बानी और बाकी बहुत सारी कुर्बानियों के बाद इन लोगों ने जो है फाइनली वो अपना ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव किया, फ़लस्तीनियों को महरूम करके। ज़ायनिज़म की जो आइडियोलॉजी है, थियोडर हर्ज़ल जो हैं उसके फाउंडर हैं जी मॉडर्न ज़ायनिस्ट मूवमेंट के। 1896 में उन्होंने एक पम्फलेट छापा था, डेर जोडेनस्टाट, जिसमें उसने फाउंडिंग ऑफ अ फ्यूचर इंडिपेंडेंट ज्यूइश स्टेट ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, उसने कहा था कि एक फ्यूचर के अंदर एक ज्यूइश स्टेट बननी चाहिए। थियोडर हर्ज़ल ने, ये इसका फाउंडर है मॉडर्न ज़ायनिज़म का।
अब ज़ायनिज़्म इनिशियली इमर्ज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एज अ सेकुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट। सेकुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब आपको पता होगा, सेकुलरिज्म ऐसा आइडिया है कि स्टेट के अफेयर से मज़हब दूर रहे। इन रिएक्शन टू न्यूअर वेव्स ऑफ एंटी सेमिटिज़म। अब ये ज़ायनिज़म की तहरीक तब आई थी जब जो एंटी सेमिटिज़म की वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एंटी सेमिटिज़म बोलते हैं यहूदियों के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई गई थी वो एंटी सेमिटिज़म है, ठीक है जी। उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ज़ायनिज़म की तहरीक चलाई थी। इन रिस्पॉन्स हस्कला ज्यूविश एनलाइटनमेंट को बोलते हैं जी। द अराइवल ऑफ ज़ायनिस्ट सेटलर्स टू पैलेस्टीन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ वाइडली सीन एज द स्टार्ट ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से, यूरोप से, सेंट्रल यूरोप से यहूदियों ने जब फ़लस्तीन के अंदर आबाद होना शुरू किया तो यहाँ से इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ। और ये आइडियालॉजी थी क्या जी? ज़ायनिज़म। The Zionist claim to Palestine was based on the notion that Jews' historical right to the land outweighed that of the Arabs। वो ये कहते हैं कि Jews का historical right है इस सरज़मीन फ़लस्तीन के ऊपर, हत्ता कि उससे पहले अरब्स के एंसेस्टर्स कितनी सदियों से वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन इन्होंने ये कहा जी चूँकि हमारी यहूदी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है तो इसलिए हमने ये स्टेट यहाँ पे बनानी ही बनानी है। अंडरस्टैंड जी। तो यहाँ तक आपको अब बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब देखते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की रियासत कैसे बन रही है फ़लस्तीन के ऊपर। 1917 के अंदर बालफोर डेक्लेरेशन आया। बालफोर डेक्लेरेशन, ये आर्थर बालफोर था, ब्रिटिश का जो है आप यूँ कह लो कि फ़ॉरेन कमिश्नर था या फ़ॉरेन मिनिस्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, आर्थर बालफोर। उसके नाम से ये डेक्लेरेशन, ये ऐलान मंसूब है। बालफोर डेक्लेरेशन 1917 इस्टेब्लिश द ब्रिटेन सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। बालफोर डेक्लेरेशन ये ऐलान हुआ कि आर्थर बालफोर ने ख़त लिखा था रुथशील्ड को, एक यहूदी था, उसमें उसने ये कहा था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करेगी कि यहूदी जो हैं वो फ़लस्तीन की सरज़मीन पे इसराइल की स्टेट बना सकें। इसलिए क्या होता है कि 1922 के अंदर मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन, ठीक है, जो मैंडेटरी पैलेस्टाइन था, जो फ़लस्तीन का इलाका जो था जो कि ब्रिटिश के अंडर जा चुका था वर्ल्ड वार 1 के बाद, जब ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो चुकी थी और इलाकों की बंदरबाट हो चुकी थी। कुछ फ्रांस ने इलाके अपने अंडर ले लिए, कुछ ब्रिटिश ने अपने इलाके अपने अंडर ले लिए। उनमें पैलेस्टाइन का जो मैंडेट था ये मिला था ब्रिटिश को। इसलिए ब्रिटिश चाह रहा था कि यहूदी जो कि इकोनॉमी को हाईजैक किए हुए हैं, क्यों ना उनके लिए हम जो वो स्टेट बनाना चाहते हैं फ़लस्तीन में, अब चूँकि हमारे पास मैंडेट आ गया है तो उनकी हेल्प की जाए ये स्टेट बनाने में। तो ये था बालफोर डेक्लेरेशन, ये ऐलान जिसमें आर्थर बालफोर ने ऐलान किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प करेगी यहूदियों को इसराइली स्टेट बनाने में, ठीक है। प्रिविलेज ज्यूइश सेटलर्स ओवर द लोकल पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। अब इन मई 1948 14 मई 1948 के अंदर द स्टेट ऑफ इसराइल डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट अरब इसराइल वार ब्रोक आउट। समझ आ गई। 14 मई 1948 में UN के रेजोल्यूशन के मुताबिक इसराइल की स्टेट का ऐलान हो गया, फ़लस्तीन की सरज़मीन की बंदरबाट कर दी गई और इसके रिएक्शन में 1948 में अरबों ने जो है वो पहली अरब इसराइल जंग लड़ी। क्या थी वो जंग, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द वार इसराइल एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरी टू कंट्रोल ओवर 78% ऑफ मैंडेटरी पैलेस्टाइन। अच्छा, as a result of the 1948 Palestinian expulsion and flight, an estimated 1,60,000 से 8,70,000 Palestinians in the territory remained, forming a Palestinian minority in Israel। ठीक है, तो बाकियों को एक्सपेल कर दिया गया था, लगभग 7 लाख फ़लस्तीनी अरबों को वहाँ से निकाल दिया गया था, ठीक है जी, इस जंग में। अब हम आगे देखते हैं जी, थोड़ा सा इसको मज़ीद देखें। 1947 में जो UN का पार्टीशन प्लान आया था रेजोल्यूशन 181 के तहत, उसमें अरब स्टेट को फ़लस्तीन को 45% ज़मीन मिलनी थी और ज्यूविश स्टेट को 55% लैंड मिलनी थी। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा ज्यूविश लैंड है। ये सारा का सारा क्या है हमारे पास जी, ये हमारे पास है जी अरब की जो स्टेट थी।
मतलब फ़लस्तीन की जो स्टेट थी, ठीक है। ये आपको सारा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये सारे क्या हैं जी, अरब सरज़मीन है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा जूइश लैंड है, जो कि 55% है। अरब्स को आर्टिकल रेजोल्यूशन 181 के बाद 45% मिला, ठीक है जी। ये आपको वेस्ट बैंक नज़र आ रहा है, ईस्ट यरूशलेम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये गाज़ा स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, समझ आ गई बात की। ओके, आगे चलते हैं जी। अब जो यरूशलेम था उसको इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर रखा गया था, बाकी सारी जो ज़मीन है वो बांट दी गई अरब्स में और ज्यूज़ में। जो यरूशलेम था, चूँकि ये सब के लिए तीनों मज़ाहिब के लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसको इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर ले लिया गया। Following the end of World War II, the newly formed United Nations proposed a plan that would grant 55% of historic Palestine to Jewish state and 45% to non-contiguous Arab one. अब non-contiguous क्या है, आधा हिस्सा इधर दे दिया बेचारे अरबों को, आधा इधर दे दिया, बीच में इतना सारा इलाका तोड़ दिया गया। This plan was never implemented on the ground. आगे चलें, अब देखें जी, ये सारी अरब स्टेट थी। देखें ये जूइश आपको सेटलमेंट्स थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ ये देख लें जी, अब डेवलपमेंट कैसी हुई है, सारा ज्यूज़ को मिल गया, अरब्स बेचारे अब कम होते गए। अरब कम होते होते ये देख लें बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी रह गए। अंडरस्टैंड जी। ये वेस्ट बैंक है, यरूशलेम है, ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप है आपके पास, जिसके मसाइल हैं अभी, इसको हम सारे को पढ़ेंगे। ओके, अब क्या जी 1917। अब देखें जी, प्री ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन। अब ये आपको सारा पैलेस्टाइन नज़र आ रहा है, नीचे सारा जूविश एरिया है। ये जफ़ा और हाइफा ये इलाके ज्यूज़ के पास थे, यूँ समझ लें। ये यरूशलेम का इलाका है जिसको 1948 के बाद जो है वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया। इधर सारा ये क्या है जी, जॉर्डन है, ऊपर सारा आपके पास सीरिया है, इधर आपके पास सारा इजिप्ट है, समझ आई। इजिप्ट से यहाँ सिनाई पेनिनसुला, जॉर्डन रिवर है, इधर गोलान हाइट्स का मसला था। आगे हम चल के इसको देखते हैं। ऑन अक्टूबर 31st 1917 ब्रिटिश फोर्सेस कंकर्ड पैलेस्टाइन फ्रॉम द ऑटोमन टर्क्स एंडिंग 1400 ईयर्स ऑफ इस्लामिक रूल ओवर द रीजन। 1917 के अंदर जब सल्तनत उस्मानिया टूट गई तो 1400 साल मुसलमानों का जो कंट्रोल था फ़लस्तीन के ऊपर वो उनसे वापस ले लिया गया। बिफोर ब्रिटिश मैंडेट इन पैलेस्टाइन ज्यूज़ मैप्ड अप अराउंड 6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो ब्रिटिश मैंडेट से पहले, ब्रिटिश के कंट्रोल में आने से पहले फ़लस्तीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लगभग 6% जो पॉपुलेशन थी वो ज्यूज़ की थी। अब देखिए उसके बाद धड़ाधड़ कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। अब ज्यूइश इमिग्रेशन आप देखिएगा कैसे होगी। A large-scale Jewish migration to Palestine began, accelerated by Jewish people fleeing Nazism in Europe. वर्ल्ड वार 2 के बाद 6 मिलियन की जो कत्ल किया गया था, उसके बाद यहूदियों ने धड़ाधड़ वहाँ से यूरोप से भागना शुरू कर दिया फ़लस्तीन में। 1918 और 1947 के बीच ज्यूइश पॉपुलेशन इन पैलेस्टाइन इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 33%। ठीक है जी। जब ब्रिटिश के हाथ पैलेस्टाइन नहीं आया था, तुर्कों के हाथ में था, तब यहाँ पे सिर्फ लगभग 6% यहूदी थे। उसके बाद 47 तक जनाब 33% हो गए। अरब्स को वहाँ से ये निकाला जाता रहा और यहूदियों को वहाँ पे जोक दर जोक ऐड किया जाता रहा। पैलेस्टीनियंस वर अलार्म्ड बाय द डेमोग्राफिक चेंज, कि ये चेंज कैसे आ रहा है, एंड टेंशंस रोज लीडिंग टू पैलेस्टीनियन रिवॉल्ट फ्रॉम 1936 टू 1939। तो 1936 से 1939 तक जनाब ये बहुत ज़्यादा झड़पें होना शुरू हो गई अरब्स के दरमियान और इसराइलियों के दरमियान। मीनवाइल Zionist organizations continue to campaign for a homeland for Jews in Palestine। अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता मैस माइग्रेशन हो रही है और Zionist स्टेट बनाने की जो है ना बुनियादें रखी जा रही हैं। Armed Zionist militias started to attack Palestinian people, forcing them to flee। अब ज़ायनिज़म के पास हथियार आ गए, उन्होंने फ़लस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया, उनको वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। ज़ायनिज़म विच emerged as a political ideology in the late 19th century called for the creation of Jewish homeland on the state of Palestine, on the land of Palestine। तो ज़ायनिज़म का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। वो कहता है 1920 से 1946 तक जो जूविश इमिग्रेशन हुई पैलेस्टाइन में, 3,74,000 जूविश जो इमिग्रेंट्स हैं वो दुनिया के दूर दराज कोनों से निकल कर फ़लस्तीन के अंदर आना शुरू हुए। ऐसे तो नहीं जनाब, 6 से 33% जो है 1947 तक ये लोग हो गए। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों ने जी ये स्टैटिस्टिक्स आपने यहाँ पे याद रखना है इसको सपोर्ट करने के लिए।
अब यूएन पार्टीशन प्लान कैसे आया, यूएन पार्टीशन प्लान कैसे आया? अब देखिए, आपने देखा कि बाल्फोर डिक्लेरेशन आ गया था, बाल्फोर डिक्लेरेशन को आपने मुकम्मल तौर पे देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं जी यूएन पार्टीशन प्लान क्या था। अब वायलेंस रेवेज पैलेस्टाइन, अब यहूदी आ चुके थे बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन में। द मैटर वाज रेफर टू न्यूली फॉर्म यूनाइटेड नेशंस। आपको पता है कि 1900 यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस थी, उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी। तो अब ये पार्टीशन का मसला, फ़लस्तीन की पार्टीशन के, फ़लस्तीन को इसकी पार्टीशन की जाए और इसराइल बनाया जाए, ये मसला यूनाइटेड नेशंस के अंदर लाया गया और यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन 181। इसके मुताबिक पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन किया जानी थी और अरब और ज्यूइश 2 स्टेट्स बनानी थी, जिसमें उन्होंने 55% एरिया ज्यूज़ को दिया और अरब्स को 45% एरिया मिला। जबकि यरूशलेम का इलाका, यरूशलेम जो यहूदियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे उनका वेलिंग वाल है, टेंपल माउंट है। मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मस्जिद अक्सा है। ईसाइयों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसको एक सेपरेट इंटरनेशनलाइज्ड टेरिटरी कह दिया गया कि इंटरनेशनल कंट्रोल में इसको ले लिया गया। अब वो कहते हैं द सिटी इज़ करंटली डिवाइडेड बिटवीन वेस्टर्न यरूशलेम। अब इसको डिवाइड किया गया वेस्टर्न और ईस्टर्न यरूशलेम में। वेस्टर्न यरूशलेम में यहूदियों की आबादी है जी। ईस्टर्न यरूशलेम जो है, इधर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है और पैलेस्टीनियन कहते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो ईस्ट यरूशलेम ही है। इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम को कैप्चर कर लिया था 1967 की वॉर में और इसी वॉर में इसने वेस्ट बैंक को भी कंट्रोल कर लिया, इस पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तक भी रिकग्नाइज़ नहीं करती। अब ये वॉर क्या थी, ये सारा कुछ हम आगे चल के देखते हैं। The old city in occupied East Jerusalem holds religious significance for Christians, Muslims and Jews. It is home to Al-Aqsa Mosque, which is important for Muslims, जिसको अल-हरम, इसको किबला अव्वल भी बोलते हैं। ज्यूज़ के लिए टेंपल माउंट है और 1981 में यूएन ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रुतबा दे दिया था। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होंगी जी। देखिए, यरूशलेम है जी डिवाइडेड सिटी। वेस्ट यरूशलेम जो है यहाँ पे हैज़ बीन इसराइली टेरिटरी 1948 से, इसमें यहूदियों की डोमिनेंस है। उसके बाद ईस्ट यरूशलेम जो है ये इसराइल ने इसको 1967 में ऑक्यूपाई किया, लेकिन यहाँ पे पैलेस्टीनियंस अभी भी मेजॉरिटी के अंदर, इतने ज़्यादा पैलेस्टीनियंस हैं कि उनको कत्ल करके, उनका जेनोसाइड करके, उनको डिस्प्लेस करके भी वहाँ पे उनको माइनॉरिटी में चेंज नहीं किया जा सका, ठीक है। तो जो वेस्ट यरूशलेम है इसमें ये 1948 से यहूदियों के अंडर है। ईस्ट यरूशलेम अगरचे उन्हीं के अंडर ही है, सिक्योरिटी हर चीज़ वही कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक भी मुसलमानों की पॉपुलेशन, पैलेस्टीनियंस की, अरब्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अंडरस्टैंड जी। अब ये देखें जी, वेस्ट यरूशलेम में 3,54,000 यहूदी हैं और मुसलमान वहाँ पे हैं जी 5,000, जबकि इसराइली सेटलर जो हैं ईस्ट यरूशलेम में 2,36,000 हैं, पैलेस्टीनियन 3,70,000 हैं। अंडरस्टैंड जी। चलें अब हम चलते हैं आगे। अब रिलीजियस साइट्स इसमें क्या हैं जी? रिलीजियस साइट्स याद रखिए, एक तो अल-अक्सा मस्जिद है जो मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट है, किबला अव्वल है, वेलिंग वाल है, यहूदी यहाँ पे इसके सामने खड़े होकर रोते हैं, ये सेंट जेम्स कैथेड्रल है और चर्च ऑफ होली सेपल्चर है जी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब नकबा क्या है? नकबा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ही इसराइल की बर्थ हुई मई 1948 में, तो इसराइलियों ने, आईडीएफ ने, इसराइली डिफेंस फोर्स ने लगभग 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को वहाँ से, कुछ को कत्ल कर दिया, कुछ को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, कुछ को वहाँ से भगा दिया। इस कत्लो गारत को, डिस्प्लेसमेंट को नकबा बोलते हैं या कैटास्ट्रोफी बोलते हैं, तबाही बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद 1967 में जो जंग हुई उसमें 3 लाख मज़ीद फ़लस्तीनियंस को फ़लस्तीन की सरज़मीन से निकाल दिया गया। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको नकबा बोलते हैं। नकबा का मतलब होता है तबाही, मतलब फ़लस्तीनियों की तबाही 1948 में हुई थी। लगभग 7 लाख फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से निकाल दिया गया, दर बदर कर दिया गया। और मज़ीद 1967 में जो 6 डेज़ वार हुई थी उसमें 3 लाख मज़ीद फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया। इस तरह डिस्प्लेसमेंट होती रही और इसको नकबा बोलते हैं, 1948 के अंदर हुआ। आगे देखें जी, पैलेस्टीनियंस को जो एक्सपेल किया गया, अब ये वेस्ट बैंक है और ये नीचे यरूशलेम है, ठीक है, ये गाज़ा स्ट्रिप है। इसको वेस्ट बैंक इस वजह से बोलते हैं कि ये जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक है, ठीक है जी। इधर सारा जॉर्डन है, ये जॉर्डन रिवर और उस रिवर का जो है ना ये वेस्ट बैंक है।
समझ आ गई बात की। और अब एक जुमला बोला जाता है, फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन वुड बी फ्री। तो ये रिवर यहाँ से स्टार्ट होता है, जॉर्डन रिवर, और इधर है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो वो कहते हैं ये मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो है ये क्या है जी, वो कहते हैं फ़लस्तीन ही है। ओके, ज़ायनिस्ट मिलिट्री ने कुछ 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को निकाल दिया 1948 में, इसको नकबा बोलते हैं, ठीक है जी। और रिमेनिंग 22% वाज डिवाइडेड इन द वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप। फिर 1967 की वॉर में मज़ीद इन बेचारों को निकाल दिया गया, फ़लस्तीनियों को, अरब्स को। इसराइल ने 1967 की जंग में गाज़ा पे भी, गाज़ा स्ट्रिप जो है, ये वाली गाज़ा स्ट्रिप, इस पे भी कब्ज़ा कर लिया, और ये जो वेस्ट बैंक है इस पे भी कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है जी। ये एक्चुअली पैलेस्टीनियन के कंट्रोल में था, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने इस पे कब्ज़ा कर लिया, इस गाज़ा पे भी कब्ज़ा कर लिया। ये तो पहले ही सारा उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। ये मज़ीद उसने गुलान हाइट्स जो सीरिया का इलाका था ये भी छीन लिए। इधर सिनाई पेनिनसुला था इजिप्ट से, ये भी उसने छीन लिया, सिनाई पेनिनसुला भी छीन लिया उसने 1967 की जंग में, ठीक है जी। ड्यूरिंग द जून 1967 वॉर, इसराइल ऑक्युपाइड ऑल ऑफ द हिस्टोरिक पैलेस्टाइन, एक्सपेल्ड 3 लाख पैलेस्टीनियंस फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है। तो 1967 की जो जंग हुई उसमें ये गुलान हाइट्स का इलाका सीरिया से छीन लिया, गाज़ा स्ट्रिप छीन ली, जो सिनाई पेनिनसुला छीन लिया जी, किससे, इजिप्ट से। वेस्ट बैंक और जो है यूं कह लो कि ईस्ट यरूशलेम ये जॉर्डन से छीन लिया था। Israel declared the annexation of East Jerusalem in 1980, but the international community still considered it an occupied territory. Palestinians want Jerusalem as the capital of their future state. ठीक है। अब जो 2 स्टेट सोल्यूशन कहते हैं, तो फ़लस्तीनी बोलते हैं कि ईस्ट यरूशलेम पे जो इसराइल ने कब्ज़ा किया हो ये इलीगल है, फ्यूचर में हमारी जब स्टेट बनेगी फ़लस्तीन की तो ईस्ट यरूशलेम हमारा कैपिटल होगा। ओके, अब 1948 अरब इसराइल वार को थोड़ा देख लें मज़ीद। 1948 अरब इसराइल वार, आल्सो नोन एज फर्स्ट अरब इसराइल वार, इसमें क्या होता है जी, फर्स्ट सिविल वॉर है जो कि मैंडेटरी पैलेस्टाइन के अंदर हुई। अब मैंडेटरी पैलेस्टाइन का पता चल गया कि ये जो मैंडेट मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़लस्तीन का, कि ये इसको फ़लस्तीन को अब आपने ही कंट्रोल करना है, ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल तो ख़त्म हो गया था, तो ये एरियाज़ फ्रांस और ब्रिटिश के दे दिए गए थे। तो जो एरिया ब्रिटिश को मिला वो ब्रिटिश मैंडेट था, जो एरिया फ्रांस को मिला वो फ्रेंच मैंडेट था। तो फ़लस्तीन का इलाका ब्रिटिश को मिला तो ये ब्रिटिश मैंडेट कहलाया, ठीक है जी। फाइनल स्टेज ऑफ 1948। तो द सिविल वार जब ये स्टार्ट हुई तो ये सेपरेट स्टेट्स विद इसराइली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 14 मई 1948, जब उसने ऐलान किया यूएन के अंदर, तो अब जो अरब स्टेट्स थी उन्होंने इसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, ठीक है। एट मिड नाइट एंड एंट्री ऑफ मिलिट्री कोलिशन ऑफ अरब स्टेट्स इनटू टेरिटरी ऑफ मैंडेटरी पैलेस्टाइन। फिर फाइनली क्या हुआ कि इसमें जो है ना जंग बंदी करवा दी गई। 1949 में आर्मिस्टिस एग्रीमेंट हो गया था, और उस आर्मिस्टिक में उस जंग बंदी में ग्रीन लाइन खींच दी गई थी, आपको अब ग्रीन लाइन नज़र आएगी, ठीक है। उसके तहत जो है ना टेरिटरीज़ क्या कर दी गई थी, डिफ़ाइन कर दी गई थी। तो फर्स्ट अरब इसराइल वार 1948 में शुरू हुई, जो कि अरब कोलिशन डिफरेंट अरब स्टेट्स ने मिल के इसराइल पर हमला किया। 1949 में आर्मिस्टिस एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत ग्रीन लाइन बनी, उसने बाउंड्रीज़ को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब एक एक टेक्स्ट की एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। बाय द एंड ऑफ वार स्टेट ऑफ इसराइल कंट्रोल्ड ऑल ऑफ द एरिया दैट द यूएन हैड प्रपोज फॉर अ ज्यूइश स्टेट। वो तो इसने कंट्रोल कर लिया जो ज्यूइश स्टेट के लिए यूएन ने प्रपोज किया था, एज वेल एज 60% ऑफ द एरिया प्रपोज्ड फॉर एन अरब स्टेट इंक्लूडिंग जफ्फा, लेडा, रमल एरिया, अपर गलीली, some parts of Negev, west coast as the Gaza city and wide strip along the Tel Aviv Jerusalem road, ठीक है। Israel also took control of West Jerusalem। अब इसने वेस्ट यरूशलेम का भी कंट्रोल मुकम्मल तौर पे क्या कर लिया, संभाल लिया, which was meant to be a part of an international zone for Jerusalem and its environs। ट्रांस जॉर्डन, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो जॉर्डन की स्टेट थी उन्होंने अब 1948 की वार में यूँ समझें कि इसराइल ने वेस्ट यरूशलेम पे कब्ज़ा कर लिया, जॉर्डन ने जनाब ईस्ट यरूशलेम को अपने कब्ज़े में ले लिया, और इसको आजकल वेस्ट बैंक भी बोलते हैं, वेस्ट बैंक के अंदर ईस्ट यरूशलेम आता है। द टेरिटरी नोन एज टुडेज गाज़ा स्ट्रिप वाज ऑक्युपाइड बाय इजिप्ट। समझ आ गई बात की। तो देखें 3 चीज़ें हुई हैं, वेस्ट यरूशलेम पे
इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। ईस्ट यरूशलेम जो कि वेस्ट बैंक का हिस्सा है, इसको कंट्रोल में ले लिया जॉर्डन ने, और गाज़ा स्ट्रिप जो थी इसको कंट्रोल में ले लिया इजिप्ट ने 1948 वार में। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। 1948 के अंदर जो अरब इसराइल वार हुई थी उसमें वेस्ट यरूशलेम जो है, वेस्ट यरूशलेम का जो इलाका है वेस्ट यरूशलेम, इसको इसराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ईस्ट यरूशलेम जो कि वेस्ट बैंक का हिस्सा है इसको जॉर्डन ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। और गाज़ा स्ट्रिप जो है ये इजिप्ट ने अपने कंट्रोल में ले ली। ये आपने याद रखना है 1948 की वार के बाद, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसका मैप भी देख लें, समझ आ गई बात की। देखें ये था जी गाज़ा स्ट्रिप। अब चूँकि ये सारा इजिप्ट है, इजिप्ट ने ये अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। ये वेस्ट बैंक है और ये ईस्ट यरूशलेम बनता है, ठीक है जी। तो ये ईस्ट यरूशलेम इधर जॉर्डन था, जॉर्डन ने अपने कंट्रोल में ले लिया, समझ आ गई बात की। और जो वेस्ट यरूशलेम था, वेस्ट यरूशलेम, वो इसराइलियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। अब होता क्या है जी, 1949 में एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट हो जाता है जिसके तहत ग्रीन लाइन बनती है जी, ठीक है जी। अब ये जंग बंदी का मायदा होता है, वर साइंड बिटवीन इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन एंड सीरिया। इन 4 मुल्कों ने हमला किया था 1948 की वार में, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया ने। दे फॉर्मली एंडेड द हॉस्टिलिटीज़ ऑफ 1948 अरब इसराइल वार, और इन्होंने डिमार्केट कर दी ग्रीन लाइन जो कि सेपरेट करती है अरब कंट्रोल टेरिटरी, मतलब कि जॉर्डन ने वेस्ट बैंक कंट्रोल किया उसको, और इजिप्ट ने जो कंट्रोल किया गाज़ा स्ट्रिप उसको फ्रॉम दी इसराइल स्टेट, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो जो 1948 में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक कंट्रोल किया था वो इसके अंडर ही रहा 1967 तक। जो गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट ने कंट्रोल में अपने ली थी 1948 की वार में, वो भी इसके अंडर रहा 1967 तक। ये 1967 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये 6 डेज़ वार इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस जंग में इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट से छीन ली और वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन से वापस ले लिया। याद रखिएगा ये पॉइंट। आगे चल के पढ़ते हैं। द ग्रीन लाइन आर आर्मिस्टिक बॉर्डर is the demarcation line set out in 1949 armistice agreement between armies of Israel and its neighbors Egypt, Jordan, Lebanon और सीरिया। इजिप्ट ने गाज़ा स्ट्रिप वापस ली थी, जॉर्डन ने लिया था वेस्ट बैंक का इलाका, ठीक है। After the 1948 Arab-Israel war, it served as the de facto border of the state of Israel from 1949 till 6 days war in 1966, ठीक है 7, and continues to represent slightly internationally recognized border with the 2 Palestinian territories, the West Bank and the Gaza Strip. West Bank किसके कंट्रोल में था? जॉर्डन। और गाज़ा स्ट्रिप किसके कंट्रोल में थी? इजिप्ट के, ठीक है जी, 1948 के बाद। अब देखते हैं अब उनसे वापस कैसे इसराइल के पास जाता है ये। अब इसके बाद होता है जी सुइज़ क्राइसिस। अब सुइज़ क्राइसिस क्या होता है जी? सुइज़ कैनाल थी, आपको पता है, इसको सेकेंड अरब इसराइल वार भी कहा जाता है। ये एक ट्राइपार्टाइट एग्रेशन थी अरब वर्ल्ड के ख़िलाफ़, जिसको वेज किया था ब्रिटिश, फ्रेंच और इसराइल ने, जब इन्होंने इजिप्ट के ऊपर हमला किया 1956 के अंदर। आपको पता है कि जमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में सुइज़ कैनाल को नेशनलाइज़ किया, अपने कंट्रोल में लिया। तो इन मुल्कों ने मिल के, जनाब इसराइल ने, इनने मिल के क्या किया, इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि सुइज़ कैनाल को अपने कंट्रोल में ले लें, ठीक है, और जो स्ट्रेट ऑफ तिरान है उसको रीओपन किया जाए, और जो गल्फ़ ऑफ अकबा है, गल्फ़ ऑफ अकबा एज द रीसेंट टाइटनिंग ऑफ द 8 ईयर लॉन्ग इजिप्शियन ब्लॉकेड फर्दर प्रिवेंटेड इसराइली पैसेज। जो गल्फ़ ऑफ अकबा है जिससे सारे जहाज़ इस साइड पे जाते थे, तो उसको भी बंद कर दिया जाए। ये सुइज़ क्राइसिस था एक्चुअली जी। अब इसका मैप अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे नहीं लगा सका, वो फिर कभी मैं आपको समझा दूँगा सुइज़ क्राइसिस समझाते हुए। अब होता ये है कि आफ्टर इशूइंग अ जॉइंट अल्टीमेटम फॉर सीज़ फायर, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस ज्वाइन द इसराइल। अब यूके और फ्रांस ने जनाब इसराइल को ज्वाइन किया कि हाँ जी हमला करना चाहिए। इनका बुनियादी मकसद ये था कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर, जिन्होंने जो है ये सुइज़ कैनाल नेशनलाइज़ की थी, इसको ये लोग डिपोज हुकूमत से हटाना चाहते थे और सुइज़ कैनाल का कंट्रोल लेना चाहते थे, क्योंकि वहाँ से तजारती बेड़े बहुत ज़्यादा गुजरते थे, विच नासिर हैड नेशनलाइज्ड बाय ट्रांसफरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फ्रॉम द फॉरेन ओन्ड सुइज़ कैनाल कंपनी टू इजिप्ट्स न्यू गवर्नमेंट ओन्ड सुइज़ कैनाल अथॉरिटी।
तो जमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में जो सुएज़ कैनाल कंपनी थी उसका कंट्रोल छीन लिया और सुएज़ कैनाल अथॉरिटी के अंडर दे दिया, जो कि गवर्नमेंट की थी। Shortly after the invasion began, their three countries came under heavy political pressure from the United States and Soviet Union, as well as from United Nations, eventually prompting their withdrawal from Egypt. लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि यूके, फ्रांस और इसराइल ने ये बहुत गलत किया है कि उसके अंदर जाके ये घुस रहे हैं, सुएज़ कैनाल पे कैसे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो यूएस ने, यूएन ने और सोवियत यूनियन ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप इलीगल कर रहे हैं, इसलिए उनकी बहुत जो है वो उस टाइम बड़ी डिस्ग्रेस हुई, उन्होंने अपनी फोर्सेस वापस निकाल ली। तो द क्राइसिस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यूके एंड फ्रांस कुड नो लॉन्गर परस्यू देयर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विदाउट कंसेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ से ये साबित हुआ कि जनाब अब यूनाइटेड स्टेट्स ही दुनिया के ऊपर रोल करेगी। यूके जिसके ऊपर कभी सूरज नहीं गरूब होता था, और फ्रांस अभी आइंदा के बाद अपना फैसला इस तरह से नहीं करेंगे। Israel's 4-month-long occupation of Egyptian-occupied Gaza Strip and Egypt's Sinai Peninsula enabled it to attain freedom of navigation through the Strait of Tiran, but the Suez Canal was closed from 1956 to 1957. इन क्राइसिस के दौरान सुएज़ कैनाल को 1956 से 1957 तक बंद कर दिया गया था। यूएस प्रेसिडेंट जो थे डी आइजनहावर, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी ब्रिटिश को कि अगर वो इजिप्ट पे हमला करते हैं तो उसका सीरियस डैमेज होगा ब्रिटिश को, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम को, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो बिफोर देयर डिफीट इजिप्शियन ट्रूप्स ब्लॉक्ड ऑल शिप ट्रैफिक बाय सिंकिंग 40 ships in the canal. It later became clear that Israel, UK and France had conspired to invade Egypt. These three achieved a number of military objectives, although the canal was useless. 56 से 57 तक जनाब उन्होंने कैनाल बंद कर दी। अब जो हम मर्जी हमला करते रहें, ये ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं होने वाला था। द क्राइसिस स्ट्रेंथन नासिर्स स्टैंडिंग। इन क्राइसिस को जब सर्वाइव किया जमाल अब्दुल नासिर ने, तो वो एक बड़ी मजबूत ताकत बन के निकला मिस्र की, एंड लेड टू इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन फॉर ब्रिटिश, विद हिस्टोरियंस आर्ग्यूइंग दैट इट सिग्निफाइड द एंड ऑफ रोल एज अ वर्ल्ड सुपर पावर। और इससे ये साबित हुआ कि ब्रिटिश जो कभी वर्ल्ड की सुपर पावर हुआ करता था, अब ख़त्म हो गया वो। एज वेल एज द फ्रेंच अमिड द कोल्ड वार विच एस्टैब्लिश यूएस एंड यूएसआर एट द वर्ल्ड सुपर पावर्स। As a result of the conflict, the UN established an emergency force to police and patrol the Egypt-Israel border. तो यहाँ पे forces आ गई UN की, ठीक है। While the British Prime Minister Anthony Eden resigned from his position. तो UK का जो Prime Minister था Anthony Eden, उसने resign कर दिया, और for his diplomatic efforts in resolving the conflict through UN initiatives, Canadian External Minister जो था Lester Pearson, उसको Nobel Prize मिला। UK का जो Prime Minister था Anthony Eden, उसने रिज़ाइन कर दिया शर्मिंदगी में, और जो कनेडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर था, अफेयर्स का मिनिस्टर था लेस्टर पियर्सन, उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला इसको सुलझाने में, इस मसले को। अब सुएज़ कैनाल की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन सुन लें जी। ये 1869 में हुई थी। आफ्टर 10 years of work by French and Egyptian governments, the canal was operated by Suez Company, an Egyptian chartered company. The area surrounded by the canal remained sovereign Egyptian territory and the only land ब्रिज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। तो सुएज़ कैनाल अफ्रीका और एशिया के दरमियान एक लिंक था। द कैनाल इंस्टेंटली बिकेम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एट इट प्रोवाइडेड द शॉर्टेस्ट ओशन लिंक बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड इंडियन ओशन। तो ये जो कैनाल थी, यहाँ पे यूँ समझिए ये कैनाल है, ऊपर इसके मेडिटेरेनियन सी है, नीचे ये सारा क्या है जी, इंडियन ओशन है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है ये सुएज़ कैनाल, ठीक है। ओके जी, ये अब आपको पता चल गया जी। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है इसी के अंदर, अल फतह। ये फ़तह पार्टी क्या थी? 1959 में अल फतह पार्टी बनी। इसको पैलेस्टीनियन नेशनल लिबरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। ये पैलेस्टीनियन की एक नेशनलिस्ट और सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी थी, और इट इज़ द लार्जेस्ट फैक्शन ऑफ द कन्फेडरेटेड मल्टी पार्टी PLO। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप यूँ समझ लें कि एक गठजोड़ है, एक कोलिशन है फ़लस्तीन के अंदर। आज़ादी की तहरीकें जो मुख्तलिफ चल रही हैं ना, फ़लस्तीन के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उनका जो अलाइंस है ना, उनका जो अलाइंस, उसको हम PLO बोलते हैं, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलाइंस है किसका? बहुत सारी आज़ादी की तहरीकों का। इस अलाइंस को पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और उस अलाइंस के अंदर जो एक पार्टी जिसका अलाइंस है इसके साथ, वो अल फतह पार्टी है। हमास भी इसका हिस्सा है, और भी डिफरेंट पार्टीज़ इस PLO का, इस अलाइंस का हिस्सा हैं, ठीक है जी।
ओके 1959 में बनी थी अल फतह पार्टी, ये PLO का हिस्सा है और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है और पहली पार्टी वहाँ पे कौन सी है, मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सी है, हमास। तो पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है हमास की और दूसरे नंबर पे अल फतह पार्टी की। महमूद अब्बास जो है द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़, द चेयरमैन ऑफ अल फतह। जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो 1993 में बनी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो एक्चुअली यूँ कह लो कि एक टेम्परेरी सी गवर्नमेंट है फ़लस्तीन की, उसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बोलते हैं, उसको लीड कर रहे हैं महमूद अब्बास और महमूद अब्बास चेयरमैन है फतह पार्टी की। 2006 के जब इलेक्शन हुए थे फॉर पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्टी जो है ये अल फतह पार्टी ये मेजॉरिटी लूज़ कर गई थी और हमास जो है वो विन कर गया था। हमास लेजिस्लेटिव विक्ट्री लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हम फतेह एंड हमास। तो फतेह और हमास के दरमियान इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ विद फतह रिटेनिंग कंट्रोल ऑफ पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी इन द वेस्ट बैंक थ्रू इट्स प्रेसिडेंट। अब क्या है कि वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो फतह पार्टी का कंट्रोल है और गाज़ा स्ट्रिप के अंदर जो है वो हमास का कंट्रोल है, ठीक है, क्योंकि 2006 के इलेक्शन में हमास ने अल फतह पार्टी को गाज़ा स्ट्रिप में शिकस्त दी। तो गाज़ा के अंदर अब जो कंट्रोल है वो हमास का है 2006 के इलेक्शन के बाद, और अल फतह पार्टी का कंट्रोल जो है वो वेस्ट बैंक में या ईस्ट यरूशलेम के अंदर है। अल फतह पार्टी की समझ आ गई आपको। 1959 में ये पॉलिटिकल मूवमेंट बनी जी। फतह बिकेम डोमिनेंट फोर्स इन पैलेस्टीनियन पॉलिटिक्स आफ्टर 6 days वार इन 1967। फतह ज्वाइंट पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1967। फतह ने PLO को, इस अलायंस को ज्वाइन किया 1967 के अंदर। समझ आ गई बात की जी। तो अभी हम हमास के ऊपर बात करेंगे कि हमास क्या है। हमास को इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहा जाता है, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, और इसको एब्रीविएट करके हमास बोला जाता है। ये सुन्नी इस्लामिक पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो मिलिट्री विंग है उसको कसम ब्रिगेड बोलते हैं जी, कसाम ब्रिगेड बोलते हैं इसको। और आपने 7 अक्टूबर वाला जो है वो 7 अक्टूबर वाला जो अबाबील ऑपरेशन, आपने मस्जिद अक्सा वाला ऑपरेशन देखा था, तो वो हमास के कसम ब्रिगेड ने किया था 2007 से, ठीक है जी। इट हैज़ गवर्न दी इसराइली ऑक्युपाइड गाज़ा स्ट्रिप। 2007 से ये इसराइली ऑक्युपाइड गाज़ा स्ट्रिप को जो है वो अब वहाँ पे डोमिनेंस गाज़ा के अंदर हमास की ही है। 2006 में इसने फतह पार्टी को वहाँ से जो है वो हरा दिया था और वहाँ पे हम जो गवर्नमेंट है वो हमास की ही है। हमास मूवमेंट को बनाने वाले शेख अहमद यासीन थे जो ब्लाइंड थे। 1987 में इन्होंने बनाई थी जब पहला इंतिफादा हुआ था। अब इंतिफादा क्या है, इंतिफादा बोलते हैं उस प्रोटेस्ट को, उस एहतजाज को जो इसराइली ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने किया था। तो 1987 में पहला इंतिफादा हुआ था इसराइली ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, इसराइली हमलों के ख़िलाफ़। इसको इंतिफादा या अपराइजिंग बोलते हैं। इंतिफादा को 1987 में हुई और इसी दौरान जो है वो हमास जो है वो मूवमेंट जारी की गई थी, हमास मूवमेंट बनाई गई थी। स्टार्ट में ये कहा जाता था कि हमास को बनाया गया था कि वो काउंटर बैलेंस कर सके पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कि हमास इस्टेब्लिश की गई थी इसराइल की सपोर्ट से ताकि वो जो PLO बनी है, PLO, अब ये PLO क्या है, कब बनी थी, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये कहा गया कि PLO को जो है वो काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाई गई। फिर फाइनली क्या होता है कि 2006 में पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शन में जो हमास ने जो है वो मेजॉरिटी हासिल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, हमास ने फतह पार्टी को हरा दिया, ठीक है। और अब क्या है जी, अब वहाँ पे मोस्ट डोमिनेंट पावर जो है वो गाज़ा के अंदर हमास ही है। अब गाज़ा के अंदर जिसका कंट्रोल है वो हमास है और वेस्ट बैंक के अंदर अल फतह पार्टी की है। वैसे यहाँ पे जो मिलिट्री कंट्रोल है वो तो सारा अभी भी इसराइल का है। इन द बैटल ऑफ गाज़ा हमास सीज्ड कंट्रोल ऑफ द गाज़ा, ठीक है, फ्रॉम द राइवल पैलेस्टीनियन फैक्शन अल फतह। 2006 में जो इलेक्शन हुआ, फतह पार्टी को शिकस्त हुई, हमास ने गाज़ा स्ट्रिप में इलेक्शन जीत लिया और सिंस देन गवर्निंग द टेरिटरी, ठीक है, Palestinian National Authority. After Hamas takeover, Israel significantly intensified existing movement restrictions and imposed a complete blockade of Gaza. तब से गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर इसराइल ने मुकम्मल ब्लॉकेड लगा दी है
इजिप्ट आल्सो बिगेन इट्स ब्लॉकेड ऑफ गाज़ा एट दैट टाइम। इजिप्ट को भी तकलीफ़ हुई क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटर बैठा है, उसने भी गाज़ा की पट्टी की मुकम्मल ब्लॉकेड करवा दी। दिस वाज फॉलोड बाय मल्टीपल वॉर्स विद इसराइल इंक्लूडिंग 2008, 9, 12, 14, 21 एंड ऑन गोइंग। 7 अक्टूबर के जो अटैक हुए थे वो भी। अब PLO क्या है जी? पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट कोलिशन। अब ये कोलिशन क्या है? नेशनलिस्ट कोलिशन है। नेशनलिस्ट का मतलब वो कौम जो है, अरब कौम जो है, फ़लस्तीनी कौम जो है, वो अब अलहदा स्टेट चाहती है। तो उनकी वो जो डिफरेंट पार्टीज़ ने आपस में मिलकर ये अलाइंस बनाया, ये कोलिशन है, उसको हम PLO बोलते हैं। इसमें हमास भी है, फतह पार्टी भी है और भी डिफरेंट पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो PLO जो है इसको ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है फ़लस्तीनियों का और पैलेस्टीनियन पीपल का, ठीक है। इट इज़ करंटली रिप्रेजेंटेड बाय पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। जो इसने गवर्नमेंट है इसकी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बोलते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, और जो कि वेस्ट बैंक सिटी ऑफ अलबीरे के अंदर है, ठीक है जी। 1964 में PLO बनाई गई थी। 1964 में PLO बनाई गई थी। आपको याद होगा 1959 में अल फतह पार्टी बनी। 1964 के अंदर जो है वो PLO बनाई गई। इनिशली सॉट टू इस्टेब्लिश एन अरब स्टेट ओवर द इंटायर टेरिटरी ऑफ द फॉर्मर मैंडेटरी पैलेस्टाइन। इसका पहले बुनियादी मकसद ये था कि जो मैंडेटरी पैलेस्टाइन था उस पूरे पैलेस्टाइन के ऊपर एक दोबारा ही फ़लस्तीनी रियासत बननी चाहिए और इसराइल को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर देना चाहिए। फिर फाइनली क्या हुआ कि इसने मीडिएशन की बिटवीन इसराइली गवर्नमेंट एंड PLO। फिर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसराइली गवर्नमेंट के दरमियान 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ, ओस्लो का मुआहदा हुआ, जिसमें पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकगनाइज़ कर लिया गया और उसकी हुकूमत को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी मान लिया गया। इसके बदले में PLO ने इसराइल को लेजिटिमेट गर्दाना, इसराइल को तस्लीम कर लिया और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 242 को एक्सेप्ट कर लिया, विच मैंडेटेड इसराइल्स विथड्रॉल फ्रॉम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़। जिसके बाद इसराइल ने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ से, क्योंकि इसराइल को अब शनाख्त मिल गई, आइडेंटिफिकेशन मिल गई, रिकग्निशन मिल गई, तो उसने मकबूजा इलाकों से फोर्सेस बाहर निकाल ली, ठीक है। और इसराइल ने PLO को मान लिया एज ए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव लेजिटिमेट अथॉरिटी, जो कि पैलेस्टीनियन पीपल को रिप्रेजेंट करती है। इस पर आगे चल के भी मज़ीद बात होती है। डिस्पाइट द इसराइल PLO लेटर्स ऑफ म्यूचुअल रिकग्निशन इन विच PLO लीडर यासिर अरफात ने ये जो है ना ओस्लो अकॉर्ड्स किए थे। यासिर अरफात अनाउंस्ड वायलेंस अगेंस्ट इसराइल। द PLO इंगेज्ड इन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग सेकेंड इंतिफादा। अब दूसरा इंतिफादा कब हुआ था? 2000 से 2005। अब इस वक्त भी इसराइल का बहुत ज़्यादा जब जुल्म बढ़ गया तो लोग फिर उन्होंने अपराजिंग की, उन्होंने इंतफादा किया, उन्होंने शोर शराबा किया, एहतजाज किया। इसको सेकंड इंतिफादा बोलते हैं। 2000 से 2005। 2018 के अंदर PLO सेंट्रल काउंसिल सस्पेंडेड द पैलेस्टीनियन रिकग्निशन ऑफ इसराइल। अब 2018 में इसने इसराइल की जो रिकग्निशन थी उसको कैंसिल कर दिया। 1993 में इन्होंने मान लिया था, फिर 2018 में फिर उसको कहा जी हम नहीं मानते इसराइल की स्टेट को। अब ओस्लो अकॉर्ड्स क्या थी? ओस्लो अकॉर्ड्स इसको हम देखते हैं। 1993 के अंदर पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अरफात और इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, यित्ज़ेक राबिन के दरमियान एक मुआहदा हुआ ओस्लो के अंदर। ओस्लो बोलते हैं, ओस्लो नॉर्वे का सिटी है जी, ठीक है। जिसका बुनियादी मकसद ये था कि पीस अचीव किया जाए मिडल ईस्ट के अंदर विद इन 5 ईयर्स। इट वाज द फर्स्ट टाइम द टू साइड्स रिकग्नाइज्ड ईच अदर। अब ओस्लो मुआहदा वो मुआहदा था जहाँ पे पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अरफात जो कि PLO को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसराइली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़ेक राबिन ओस्लो के अंदर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि हम पीस का मुआहदा करते हैं, आप हमें मान लें, आप इसराइल की स्टेट को रिकग्नाइज़ कर लें, हम आपको तस्लीम कर लेते हैं, आपकी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, आपकी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहली दफ़ा पैलेस्टीनियंस ने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया जी, ठीक है। और इसको 1993 वाले को ओस्लो अकॉर्ड 1 बोलते हैं। फिर एक दूसरा एग्रीमेंट हुआ 1995 में जिसने वेस्ट बैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, A, B और C। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को यहाँ पे तस्लीम किया गया था ओस्लो अकॉर्ड्स में। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ये पैलेस्टीनियन की एक गवर्नमेंट थी, ठीक हो गया, विच वाज क्रिएटेड इन द वेक ऑफ ओस्लो अकॉर्ड, वाज ऑफर्ड ओनली लिमिटेड रूल ऑन 18% ऑफ द लैंड एज इसराइल इफेक्टिवली कंटिन्यू टू कंट्रोल द वेस्ट बैंक, ठीक है।
अब पैलेस्टीनियंस की थोड़ी सी जो है ना लिमिटेड गवर्नमेंट तस्लीम की गई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की शक्ल में, और इसके बदले में पैलेस्टीनियंस ने इसराइल की स्टेट को यहाँ पे रिकग्नाइज़ किया था। ये देखें जी 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, ये ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे। अब होता क्या है जी, Oslo Accord slowly broke down Israeli settlements, Jewish communities built on Palestinian land in the West Bank grew at a rapid race। अब ओस्लो अकॉर्ड ने इस माहे ने टूटना ही था, क्योंकि इसराइली आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी बहुत सरजमीन बेचारे फ़लस्तीनियों को मिली थी वहाँ पे भी इन्होंने इलीगल सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी। द सेटलमेंट पॉपुलेशन इन द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट यरूशलेम ग्रू फ्राम 2,50,000 से 7 लाख तक इन सितंबर दिस ईयर। अबाउट 3 मिलियन पैलेस्टीनियन लिव्स इन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक एंड ईस्ट यरूशलेम। ये जी इलीगल सेटलमेंट्स हैं, आप सारी देख लें जी। अब आगे इसमें वो क्या बोलता है जी कि द बिल्डिंग ऑफ इसराइली सेटलमेंट्स एंड सेपरेशन वॉल ऑन द ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैज फ्रेगमेंटेड द पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर मोबिलिटी। अबाउट 700 रोड ऑब्स्टिकल्स इंक्लूडिंग 140 चेक पॉइंट्स dot the West Bank. About 70,000 Palestinians with Israeli work permits cross these checkpoints in the daily commute। अब बहुत सारे ऑब्स्टिकल लगा दिए हैं जहाँ पे जगह जगह पे चेक पॉइंट्स लगा दिए हैं जी फ़लस्तीनियों के लिए इन लोगों ने। ये जी चेक पॉइंट्स हैं जहाँ से बेचारे फ़लस्तीनियों को गुजरना पड़ता है जी। अब रिसेंटली क्या हुआ पड़ा है जी, इसराइल इम्पोज्ड अ ब्लॉकेड ऑफ गाज़ा इन 2007 आफ्टर हमास ग्रुप केम टू पावर। 2006 का इलेक्शन मैंने आपको बताया था, और द सीज कॉन्टीन्यू स्टिल डेट, आज तक उसने मुकम्मल उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। इसराइल ने ऑक्युपाई किया हुआ है वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम, ठीक है। ईस्ट यरूशलेम वेस्ट बैंक का ही हिस्सा है, ठीक है। द टेरिटरीज पैलेस्टीन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर फ्यूचर स्टेट। अब वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम को फ़लस्तीनी चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारा स्टेट का ये हिस्सा हों। इसराइल इम्पोज टोटल ब्लॉकेड ऑफ गाजा स्ट्रिप ऑन October 9, cutting its supplies of electricity, food, water, fuel in the wake of surprise Hamas attack। तकरीबन 1200 पीपल वर किल्ड इन दैट पर्टिकुलर अटैक, ठीक है जी। अब ये आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, इन सारे स्टैटिस्टिक्स को आप लोगों ने खुद से पढ़ना है, देखना है जी। अब ये आपके पास है जी जो गाज़ा स्ट्रिप जिस पर बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसका एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर है। वेस्ट बैंक और यरूशलेम जो है वो 5600 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये बाकी जो है इसराइल इतना बड़ा है जी, ये आपके सामने है, ठीक है। तो गाज़ा स्ट्रिप सिर्फ और सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर, और आपके पास वेस्ट बैंक और यरूशलेम 5600 स्क्वायर किलोमीटर बनते हैं, राइट। अब वो ये बोलता है कि अबाउट 5 मिलियन पैलेस्टीनियंस लिव्स इन गाज़ा, वेस्ट बैंक एंड यरूशलेम 1.6 मिलियन पैलेस्टीनियंस आर सिटीजन्स ऑफ इसराइल एंड दिस मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन। और बाकी इसके अलावा जो उनकी डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो डायस्पोरा जो है वो मुख्तलिफ जगह पे स्प्रेड हो चुका है। ये कहाँ कहाँ पे पैलेस्टीनियंस एग्जिस्ट करते हैं ये सारे आप लोगों ने देख लेना है। ये कहाँ कहाँ पे ज्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, उनकी पॉपुलेशन ये भी आप लोग देख लें यहाँ से। और अब आपको 1948 अरब इसराइल वार क्या थी ये आपको पता चल गया कि जब पहली अरब इसराइल जंग थी जिसमें इजिप्ट ने गाज़ा स्ट्रिप जो है वो अपने कब्ज़े में ली, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम अपने कब्ज़े में लिया, और इसराइल ने वेस्ट यरूशलेम का इलाका जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया था, राइट। तो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन ऑन गोइंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अबाउट लैंड। अब लैंड का पता चल गया ना किस किस जगह का कब्ज़ा है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ मैंडेटरी पैलेस्टाइन। अब मैंडेटरी पैलेस्टाइन की मुकम्मल तारीख़ आपको समझ आ गई कि मैंडेटरी पैलेस्टाइन क्या था, ठीक है। की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड इसराइली ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट बैंक। अब इसराइल ने वेस्ट बैंक पे कब कब्ज़ा किया 1967, गाज़ा स्ट्रिप पे कब कब्ज़ा किया 1967, एंड द स्टेटस ऑफ यरूशलेम। ईस्ट यरूशलेम फ़लस्तीनी बोलते हैं हमारा है, वेस्ट यरूशलेम ये बोलते हैं इसके ऊपर उसका हम जो कब्ज़ा है, ठीक है जी। इसराइली सेटलमेंट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, वाटर राइट्स, परमिट रजीम इन द वेस्ट बैंक एंड इन द गाज़ा स्ट्रिप, पैलेस्टीनियन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड पैलेस्टीनियन राइट ऑफ रिटर्न। तो ये सारे मसाइल हैं जिनको मैं आपको इन डिटेल जाके बता चुका हूँ जी, ठीक है। ये फिर वही चीज़ आ गई। अब ये थोड़ा सा मैप देख लें जी। ये ऊपर सीरिया है, ये यहाँ पे गोलान हाइट्स का इलाका था जो 1967 की वॉर में इसराइल ने इनसे छीना। ये जॉर्डन है, ठीक है। इजिप्ट है, ये हमारे पास गाज़ा स्ट्रिप है,
यहाँ से सिनाई पेनिनसुला का इलाका इसराइल ने छीना जी, ठीक है, इजिप्ट से 1967 की वॉर में। ये जॉर्डन का इलाका है, ये जॉर्डन रिवर है इसका, ये वेस्ट बैंक है जॉर्डन रिवर का, ठीक है जी। यहाँ पे ये यरूशलेम है, ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट यरूशलेम। ये गाज़ा स्ट्रिप है, ये मेडिट्रेनियन सी है। इस रिवर से सी तक पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि ये स्टेट हमारी है। अंडरस्टैंड? ये मामूली सा जो है ना आपको बता दिया मैंने, मैप बताया जी, राइट। अब ये देख लें, यहाँ पे भी वही सीन है सारा। ये स्ट्रेट ऑफ तिरान है जी, स्ट्रेट ऑफ तिरान है, और ये अंदर गल्फ़ ऑफ अकबा है, सारी गल्फ़ ऑफ अकबा है, ठीक है। यहाँ से ये रेड सी जा रहा है, क्या है जी, रेड सी, ठीक है। सुइज़ कैनाल मेडिट्रेनियन सी है, ये नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। ये आपने याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अब आपको आइडिया हो गया होगा जी। अब वेस्ट बैंक की समझ आ गई। ऑन दी वेस्टर्न बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर पे ये मुश्तमिल है, और जो पैलेस्टीनियन बोलते हैं कि हमारी जो फ्यूचर स्टेट होगी वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होगी, वेस्ट बैंक पे और गाज़ा स्ट्रिप पे, ठीक है। तो वेस्ट बैंक का एरिया मैंने आपको बताया था 5600 स्क्वायर किलोमीटर, और जो गाज़ा स्ट्रिप थी वो 365 स्क्वायर किलोमीटर। इन दोनों को मिला के पैलेस्टीनियंस बोलते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारी स्टेट इनके ऊपर मुश्तमिल होगी, ठीक है जी। और लैंड लॉक टेरिटरी है नियर द कोस्ट ऑफ मेडिट्रेनियन सी, मेडिट्रेनियन सी के बिल्कुल करीब है, लेवेंट रीजन के अंदर। अब लेवेंट रीजन बोलते हैं ग्रेटर सीरिया को, ठीक है, जिसमें आज का सीरिया आता है, लेबनान आता है, जॉर्डन आता है, पैलेस्टीन आता है और इसराइल आता है, ठीक है, और मॉडर्न डे तुर्की भी आता है। समझ आ गई बात की? वेस्ट बैंक इज़ बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन एंड द डेड सी टू द ईस्ट एंड बाय इसराइल बाय द ग्रीन लाइन। और 1967 में टेरिटरी हैज़ बीन अंडर इसराइली ऑक्यूपेशन। तो 1967 से वेस्ट बैंक जो इसराइल की ऑक्यूपेशन में है, जिसको जो है वो इलीगल करार दिया गया है जी, ठीक है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी, ये वेस्ट बैंक है जी आपके सामने। ये यूँ समझें ये ग्रीन लाइन है जी, ये क्या है जी, ग्रीन लाइन। ये गाज़ा स्ट्रिप, ये ग्रीन लाइन है। इधर इसके क्या है जी, जॉर्डन रिवर। इधर देखें तो ये सारी मेडिट्रेनियन सी है, ठीक है। इसके ऊपर भी इसराइल, नीचे भी इसराइल, ये भी सारा का सारा इसराइल है। ये जॉर्डन है जी, ये जॉर्डन रिवर है, ये मेडिट्रेनियन सी है, ये आपने याद रखना है। तो ये गाज़ा स्ट्रिप है जो 365 स्क्वायर किलोमीटर है। इधर इसके क्या है, मेडिट्रेनियन सी, नीचे इजिप्ट है, ये इसराइल है सारा इसके साथ साथ। इस मैप को आपने लाजमी याद रखना है, इस मैप को। और 1967 की वॉर में सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से छीन लिया इसराइल ने, गोलान हाइट्स का इलाका सीरिया से छीन लिया इसराइल ने, और 1967 में गाज़ा स्ट्रिप पे भी कब्ज़ा कर लिया और वेस्ट बैंक पे भी कब्ज़ा कर लिया था, राइट। ये आपको अब यहाँ तक ये पॉइंट तो हो गया क्लियर, ठीक है जी। द फर्स्ट इमर्ज इन द वेक ऑफ 1948 अरब इसराइल वार। ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपको मैंने क्लियर करके ये समझा दी हैं, ठीक है। तो 1948 की वार के बाद वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने अपने कंट्रोल में लिया था, और 1967 तक जॉर्डन के कंट्रोल में रहा। बाद में 1967 की जंग में इसराइल ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया, ठीक है। उसके बाद तब तक जो है वो इसको वेस्ट बैंक को इसराइल ही कंट्रोल कर रहा है यरूशलेम के अलावा, और यरूशलेम को इसने फाइनली 1980 में अपना हिस्सा बनाया, क्योंकि यरूशलेम के इलाके को जूडा और समेरिया एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और जॉर्डन फिर बार बार इसको क्लेम करता रहा कि ये मेरा इलाका है। 1988 में जॉर्डन ने फिर अपना जो है ना इसके ऊपर जो क्लेम था वो ख़त्म कर दिया। 5640 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है वेस्ट बैंक का, ठीक है। बाकी इसके नीचे पॉपुलेशन लिखी हुई है। अब ये मीन डिटेल में मैं जा रहा हूँ इसके, ठीक है जी। साइटिंग 1980 लॉ इन विच इसराइल क्लेम्ड यरूशलेम एज इट्स कैपिटल। 1994 में इसराइल जॉर्डन पीस ट्रीटी हुई, जिसको इस ओस्लो अकॉर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सब ने ये कहा कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है जो कि इन एरियाज़ की जा रही है। अब गाज़ा स्ट्रिप का आपको पता चल गया, सिंपली इसको गाज़ा बोलते हैं। ये जो दो टेरिटरीज़ मिल के पैलेस्टाइन की स्टेट बनाती हैं, उसमें ये छोटी टेरिटरी है वेस्ट बैंक के साथ, ठीक है, और ये मिल के स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बनाते हैं जी। इसमें मोस्टली पैलेस्टीनियंस हैं और ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। इसकी जो पॉपुलेशन लगभग 2.1 मिलियन है, और यहाँ पे मोस्टली पैलेस्टीनियंस ही हैं, ठीक है। और गाज़ा इज़ बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट ऑन द साउथ वेस्ट एंड इसराइल ऑन द ईस्ट एंड नॉर्थ। कैपिटल इसका गाज़ा सिटी है। मैप से मैंने आपको ये शायद ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब आपको पता होगा कि 1948 की अरब इसराइल वार के बाद किंगडम ऑफ
जो है वो इसको कंट्रोल कर लिया था किंगडम ऑफ इजिप्ट ने, ठीक है, 1948 की अरब इसराइल के वार। और फिर 1967 की वार में इसराइल ने फिर ये जो है ना इजिप्ट से ये एरिया वापस ले लिया था। During that period, all the Palestinian Protectorate as all Palestine was established with a limited recognition, and it became a refuge for Palestinians who fled or were expelled during 1948 Palestine War। जो नकबा हुआ था 1948 के बाद, उसके बाद बेचारे फ़लस्तीनी यहाँ से निकलकर गाज़ा स्ट्रिप में गए थे जी। तो 1967 की जंग के बाद इसराइल ने इसको गाज़ा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, और 2005 के बाद फाइनली उसने वहाँ से इनखला किया। 2006 में इलेक्शन हुए, हमास ने विन की, अल-फतह पार्टी वहाँ से हार गई, अल-फतह पार्टी ने फिर जाके वेस्ट बैंक में डेरे लगा लिए, ठीक है जी। फिर आपको पता होगा कि ओस्लो कार्ड्स हुए थे 1990s के अंदर। 1993 में ओस्लो कार्ड 1 हुआ था, 1995 में ओस्लो कार्ड 2 हुआ था, और 1993 के अंदर जो ओस्लो कार्ड हुआ था उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर लिया गया, और पैलेस्टीनियंस ने जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लिया था इसके अंदर। अब यरूशलेम का इलाका आपको पता है कि यरूशलेम इज़ अ सिटी, ये मुक़द्दस है तीनों मज़ाहिब के अब्राहमिक रिलीजन्स के मानने वालों के लिए, ठीक है। तो ये जूडन माउंटेन्स के अंदर ये एक सिटी है जी, बिटवीन द मेडिटरेनियन और डेड सी के दरमियान। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड कंसिडर्ड हॉली टू 3 मेजर अब्राहमिक रिलीजन्स, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। कभी कभार इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछते हैं कि मुसलमानों के लिए क्यों मुक़द्दस है यरूशलेम, क्योंकि ये वहाँ पे मस्जिद अक्सा है जिसको क़िबला अव्वल कहते हैं। क्रिश्चियनिटी के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि बैतुल लहम, क्योंकि वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जुडाइज़म के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि वो दीवार गिरिया है, टेंपल माउंट वहाँ पे बनेगा, वो कहते हैं हमारा नया टेंपल वहाँ पे बनेगा। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, तीनों मज़ाहिब के लिए, ठीक है जी। अब करंटली जो स्टेटस है यरूशलेम का, वन ऑफ द कोर इश्यूज़ इन पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, 1947 के बाद जो यूएन पार्टीशन प्लान आया था, इसको कहा गया था कि यरूशलेम जो है ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेरिटरी है, इस पे ना फ़लस्तीनियों का कब्ज़ा होगा ना इसराइलियों का कब्ज़ा होगा, राइट। लेकिन फिर आपको पता है कि वेस्ट यरूशलेम पे कब्ज़ा कर लिया था किसने, ज्यूज़ ने, और ईस्ट यरूशलेम को मतलब वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, किंग अब्दुल्ला ने। ओके 1967 की वॉर का आपको पता चल गया जी। 1967 की वॉर कब हुई थी जी, ऑक्यूपाई, तब से इसराइल ने वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लिया, गाज़ा स्ट्रिप को, ठीक है। और द टू पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इट्स लैंड 1987 में, 2000 में, 1987 में क्या हुआ था, फर्स्ट इंतिफादा, और 2000 में सेकंड इंतिफादा हुआ था, ठीक है। इंतिफादा क्या था वो मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली बता दिया इसमें, ठीक है। मैंडेटरी पैलेस्टाइन का आपको पता चल गया जी क्या है। अब ये चीज़ें देखें बार बार अब आ रही हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड मज़ीद समझना चाहें तो मैं इस तरह कहूँ कि जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई थी तो ऑटोमन एम्पायर बड़ी पावरफुल हुआ करती थी, तो ऑटोमन्स को तोड़ने के लिए अरबों को इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश ने अरबों को ये लालच दिया कि अगर ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी सल्तनत ख़त्म होती है तो हम अरब रियासतें बनाएंगे छोटी छोटी, और वहाँ पे आप लोगों को हुक्मरानी दे देंगे। तो ये थी अरब अपराइजिंग अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। तो ब्रिटिश फोर्सेस ने जनाब इन अरबों को अपने साथ मिला के ऑटोमन फोर्सेस को वहाँ पे कत्ल किया, शहीद किया, और उनको उस इलाके से निकाल दिया। अब होता क्या है कि मैकमोहन हुसैन कॉरस्पॉन्डेंस हुई। मैकमोहन कौन था जी, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर था, ब्रिटिश एम्बेसडर था कहाँ पे, पहले उसके वहाँ पे इजिप्ट के अंदर। और हुसैन बिन अली जो था, इनके दरमियान जो है ये क्या हुए थे, ये लेटर्स लिखे गए, खतूत लिखे गए, जिसमें ब्रिटिश ने ये शरीफ हुसैन ऑफ मक्का को ये लालच दिया कि अगर आप ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ बगावत करें तो जैसे सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होगी हम उस एरिया को छोटी छोटी अरब स्टेट्स में तकसीम करेंगे और वहाँ पे हुकूमत जनाब शरीफ हुसैन मक्का साहब आपको मिल जाएगी। तो इन्होंने वहाँ पे अपने ही तुर्क भाइयों को कत्ल करवाया, उनके ख़िलाफ़ ही बगावत की। लेकिन बाद में ये हुआ कि इनको जो है ना वो रियासत भी ना मिली और फिर ये लोग पछताते रह गए, ठीक है। फिर उसके बाद मज़ीद मुआहदे हुए थे जी, जिसको साइक्स पाइकोट एग्रीमेंट बोलते हैं। जो फ्रेंच का जो ब्रिटिश एम्बेसडर था साइक और जो फ्रेंच एम्बेसडर था पाइकट, उनके दरमियान ये मुआहदे हुए थे कि अगर ऑटोमन एम्पायर जब टूटेगी तो कौन कौन से इलाके हम अपने कब्ज़े में लेंगे। इसको साइकोस पाइकोट एग्रीमेंट बोलते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने बाल्फोर डिक्लेरेशन भी लेके आए थे, जिसके तहत इन्होंने कहा कि एक यहूदी रियासत बनाई जाएगी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, नेशनल होम इन दी मैंडेटरी पैलेस्टाइन। ठीक है, मैंडेटरी पैलेस्टाइन का कॉन्सेप्ट भी अब आपको समझ आ गया। ठीक है जी, तो शायद कि ये पॉइंट अब आपको सारे क्लियर हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड इट अलाउड। ड्यूरिंग द मैंडेट, अब मैंडेट का पता चल गया कि ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो छोटी छोटी रियासतें ब्रिटिश को, फ्रेंच को दे दी गई, वो मैंडेट था उनका। द एरिया सा सक्सेसिव वेव्स ऑफ ज्यूइश इमिग्रेशन, तो उसके बाद ज्यूज़ ने जोक दर जोक पूरी दुनिया से फ़लस्तीन के अंदर आना शुरू कर दिया, सेटलमेंट शुरू कर दी, और वहाँ पे राइज़ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या होता है, 1936 से 1939 तक जब अरब्स ने देखा तो हमारी सरजमीन के ऊपर कब्ज़ा हो रहा है, तो उन्होंने रिवॉल्ट की, उन्होंने बगावत की ज्यूज़ के ख़िलाफ़। ठीक है, फिर उसके बाद 1948 में पार्टीशन प्लान आता है, मई 1948 में अरब इसराइल स्टेट बना दी जाती है। फिर 1948 में अरब इसराइल वार होती है, और हाशमी किंगडम जो है जॉर्डन की, उसने जो है वो वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद किंगडम ऑफ इजिप्ट ने गाज़ा स्ट्रिप को अपने कब्ज़े में ले लिया। ये वो सारी चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं। ये है जी आपका बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसकी स्टेटमेंट है उसमें वो ये बोलता है कि द मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट व्यू विद फेवर द इस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ अ नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल। वो ये कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को बड़े गौर और फेवर के साथ देखती है कि फ़लस्तीन के अंदर ज्यूज़ के लिए एक नेशनल होमलैंड इस्टेब्लिश किया जाए। ये बाल्फोर डिक्लेरेशन की एक्चुअल स्टेटमेंट थी, और आर्थर बाल्फोर ने ये लेटर लिखा था लॉर्ड रोथशाइल्ड को। अंडरस्टैंड जी, अब ये चीज़ें समराइज़ हो रही हैं। अब साइकोस पाइकोट एग्रीमेंट क्या था, ये 1916 के अंदर सीक्रेट ट्रीटी थी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के दरमियान कि जनाब जब ऑटोमन एम्पायर टूटी तो कौन सा एरिया यूके को मिलेगा, कौन सा एरिया फ्रांस को मिलेगा। ठीक है जी, ये साइकोस पाइकोट एग्रीमेंट थे। मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस भी यही थी। ठीक है जी, तो इसमें उन्होंने ये कहा कि अरेबियन पेनिनसुला टूटेगा तो वहाँ पे ब्रिटिश और फ्रांस को एरियाज़ दे देंगे। ठीक है, तो फिर इसराइल, पैलेस्टाइन और जॉर्डन का एरिया जो है किसको दिया गया, यूके के कंट्रोल में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद तुर्की, सीरिया और लेबनान का एरिया किसको दिया गया था, फ्रांस को दिया गया था। तो ये फ्रेंच मैंडेट था और ये सारा ब्रिटिश मैंडेट था। यह पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं जी। ठीक है, तो ये इसकी तफसील आ गई साइकोस पाइकोट एग्रीमेंट की। 1967 की वॉर का आपको पता चल गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद मज़ीद देखिए कैंप डेविड अकॉर्ड क्या थे। कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 में हुए थे, जिसमें जो है वो मिस्र के जो बादशाह थे अनवर सादात ने इसराइल के साथ अपना पीस एग्रीमेंट किया। अनवर सादात वो मिस्र पहली स्टेट है जिसने इसराइल की स्टेट को एक्सेप्ट किया था, और इसके बदले में इसराइल ने जो सिनाई पेनिनसुला का इलाका छीना था इजिप्ट से, वो वापस कर दिया। ये कैंप डेविड अकॉर्ड्स हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, और कैंप डेविड अकॉर्ड की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, आगे फिर इसके बाद योम किपुर वार हुई थी 1973 में, जिसमें जो है वो इजिप्ट और सीरिया ने अपने इलाके इनसे वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन वंस अगेन इसराइल ने इनको डोमिनेट किया। गोलान हाइट्स का इलाका अभी भी इनके कब्ज़े में रहा, और उसके बाद सिनाई पेनिनसुला का इलाका जो इजिप्ट का था वो भी इसराइल के कब्ज़े में रहा। लेकिन फाइनली फिर क्या हुआ, 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुए, जिसमें अनवर सादात ने अमन का मुआहिदा कर लिया, किसके साथ, इसराइल के साथ। इसके बदले में अनवर सादात को नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था, और फिर इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला का इलाका इजिप्ट को वापस किया, और इसके बदले में इजिप्ट ने उनको रिकग्नाइज़ कर लिया था। ठीक है जी, ये कैंप डेविड अकॉर्ड जी, इसको आपने खुद से पढ़ लेना है। कैंप डेविड अकॉर्ड लें जी। वेस्ट बैंक और ये सारी चीज़ें वंस अगेन इस मैप को देख लें आप। ये आपके पास जॉर्डन है इस साइड पे, ये जॉर्डन रिवर जो है उसके जो इस वेस्ट साइड पे है, तो ये वेस्ट बैंक है सारा। ठीक है, और इसी के अंदर ईस्ट यरूशलेम भी आता है। तो वेस्ट बैंक यहाँ पे अभी भी पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये गाज़ा स्ट्रिप है, पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन है। यहाँ पे हमास ने इलेक्शन जीत के यहाँ पे कंट्रोल अपना डोमिनेट किया वेस्ट बैंक में, अल-फतह पार्टी ने। ठीक है जी, ये मैप आपने याद रखना। ऊपर लेबनान है, ये गोलान हाइट्स का इलाका सीरिया का, नीचे ये जॉर्डन है, ये इजिप्ट है आपके पास, मेडिट्रेनियन सी, और ये आपके पास वो है जॉर्डन का इलाका। ठीक है,
अब यरूशलेम पे क्या डिस्प्यूट है आपको इस बात का पता चल गया। गाज़ा स्ट्रिप में अब क्या हुआ ये भी आपको पता चल गया। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी हैं, रिसेंटली मूवमेंट्स ये हैं कि अब सितंबर के अंदर जो यूएन का इजलास होने वाला है उसमें बहुत सारी स्टेट्स ने ये कहा है कि हम उसमें फ्रांस है, उसमें यूके है और बहुत सारे कनाडा, इन्होंने सारों ने कहा है कि हम जो है ना वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज़ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, क्योंकि इसके बगैर अमन जो है वो मुमकिन नहीं है। तो सितंबर के जो इजलास होगा मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और टू स्टेट सोल्यूशन ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन ये है कि प्री 1967 जो बॉर्डर्स हैं उसमें टू स्टेट सोल्यूशन, अब हमारा स्टैंस ये है कि उससे पहले जो बॉर्डर्स थे उन बॉर्डर्स पे मुश्तमिल इसराइल और फ़लस्तीन की स्टेट्स को कोएग्जिस्टेंस बना दिया जाए। ठीक है, 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर्स थे उन बॉर्डर्स के तहत इसराइल और फ़लस्तीन की 2 रियासतें बना दी जाएँ, ये टू स्टेट सोल्यूशन है। ठीक है जी, इसको ये सारा आपने खुद से पढ़ लेना है, सारा आप लोगों के लिए सारा डाटा इकट्ठा किया जी, आप इस सारे को खुद से पढ़ लीजिएगा। लें जी, अब ये रिसेंटली न्यूयॉर्क का डिक्लेरेशन हुआ है जी ऑन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। ठीक है जी, और प्री 1967 बॉर्डर्स पे जो है वो पैलेस्टाइन और इसराइल की स्टेट बना दी जाए, ये हमारा जो है, ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान था जी, ये सारा ये वाला ये सारे काम किए जाएँ जी। ठीक है जी, ऑलमोस्ट जो है 142 स्टेट्स जो हैं वो अभी भी एक्सेप्ट करती हैं कि ये बन जाना चाहिए। योम किपुर वार आपको मैंने बता दी 1973 में हुई थी, इसमें सीरिया और इजिप्ट ने हमला किया था इसराइल पे ताकि सिनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स वापस लें, लेकिन वंस अगेन अरबों को शिकस्त हुई इसमें। ये देखें जी, सारा इसको पढ़ लें आप खुद। फिर 1982 की लेबनान वार, इसको आपने खुद से देख लेना है जी क्या थी। फ़र्स्ट इंतिफादा 1987 से 93, फ़र्स्ट अपराइजिंग इंतफादा जब जो है वो फ़लस्तीनी बहुत बड़े एहतजाज में निकल पड़े, वो फ़र्स्ट इंतफादा कहलाता है। ठीक है जी, उसके बाद ओस्लो कार्ड्स आपको पता चल गया इनका। ठीक है जी, सेकंड इंतफादा जब दूसरा एहतजाज हुआ फ़लस्तीनियों की जानिब से, फ़तह हमास स्लिप 2006-7 में जो इलेक्शन हुए उसमें जो स्प्लिट हुए ये अलग-अलग हो गए, इसको आपने पढ़ लेना है। अब अब्राहम अकॉर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें कि रिसेंटली अरब स्टेट्स और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हुई है, जो नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स हुए हैं इसको अब्राहम अकॉर्ड्स बोलते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये करवाया कि इसराइल की स्टेट के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए हैं यूएई ने, बहरीन ने और उसके बाद सूडान और मराकश ने, इसको इब्राहिम अकॉर्ड्स बोलते हैं। और इसके ऊपर अरबों ने जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की है कि फ़लस्तीन की रियासत को अभी तस्लीम नहीं किया गया, तो इसके बगैर कैसे यूएई, बहरीन, सूडान और मराकश ने इसराइल के साथ अपने जो है वो ताल्लुकात क्यों कायम किए हैं, ये इब्राहिम अकॉर्ड्स है। ठीक है जी, इसको आपने खुद से पढ़ लेना। सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई वुड बी रिस्पॉन्डिंग टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू, you are supposed to share it with your fellows, your family, friends, so that everybody could get benefit out of this content. Thank you so much. May Allah bless you.